तो अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। इसको पहले बेसिक 2 वेरिएबल पे समझते हैं लोग, फिर उसको 3 वेरिएबल पे समझ लेंगे, ठीक है। इसको बेसिक 2 वेरिएबल पे समझते हैं, फिर इसको 3 वेरिएबल पे समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है अपने पास, अगर अपने पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन ले रखी है x + y = 1 दे रखी है, ठीक। फिर दूसरी लाइन क्या देते हैं x + y = सपोज या फिर 2x प्लस ऐसे कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और इसको 2x + y = कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको कर देते हैं 4, ठीक, या 5 कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा। तो हमें बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 लिखोगे, इक्वेशन 2 लिखोगे और उसको क्या करोगे, दोनों को कर दोगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बचेगा -2, यहाँ बचेगा -x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। और y फिर ये 2 पुट कर दोगे आप, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात समझ। इसका मतलब क्या है, लाइन जो है वो एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है। कहते हैं अब एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। फिर अगर हो सकता हो x + y = 3 हो, इसी में हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 2y = 6, ऐसा कर दिया। तो ये जो लाइन x + y = 3 जा रही थी ना, उसी के ऊपर ये वाली लाइन क्या करती है, कॉपी कर दी, उसी के ऊपर ये वाली लाइन क्या करती है, कॉपी कर दी, ठीक। तो यानी इसका मतलब ये वाली लाइन है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर कॉपी कर दी। कॉपी कर दी का मतलब क्या बोल रहा है हमें कि अगर x + y 3 है तो सपोज कर लेते हैं y मान लो k, y सपोज कितना है k, तो y k हो जाएगा, y k होने पर x + k कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो दैट विल बी 3 - k, 3 - k हो जाएगा। 3 - k यानी कि जो सॉल्यूशन होंगे वो 3 - k और k टाइप होंगे। k का किसी का मन किया k की वैल्यू 1 रखने का, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। किसी का मन किया k की वैल्यू 0 रखने का, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3। किसी का मन किया k की वैल्यू -1 रखने का, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इस तरह से कैसे कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी कि इसे अगर आप थोड़ा सा क्लास 9 की तरफ जाए तो क्या पढ़ा था आपने कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो कैसे सॉल्यूशन होते थे, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे होते थे, यूनिक सॉल्यूशन होते थे, ठीक है। कैसे होते थे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। यहां पे अगर याद हो आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों बराबर हो तो कैसे सॉल्यूशन होते थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते थे। कैसे होते थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब जिस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन कंडीशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन कंडीशंस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते उसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि अगर x + y इधर 3 हो और इधर 2x + y, यहाँ पे 2x + 2y, बट इधर कुछ और करते 5 करते, इधर करते 5। यानी जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को मान लो तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 2y = 6, ये दोनों कैंसिल हो, आप तो प्रॉब्लम में फंस गए। अब तो प्रॉब्लम में फंस गए, आप सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पा रहे। जब सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते तो क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, और क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि एक से ज्यादा वेरिएबल अगर या नंबर ऑफ वेरिएबल कितनी, इंटरेस्ट कितनी, 2 है। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होने लग जाए तब क्या करेंगे, तब उस केस में हम लोग मैट्रिक्स की हेल्प लेते हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे a11 एंट्री है, ये x1 एंट्री है, a12 एंट्री x2 है, फिर क्या है a13 है, इधर x3। ऐसे करते करते यहाँ पे हमारे पास कितनी है, a1n xn एंट्री और उसे b1 बोल दिया, ठीक। इसी तरह से क्या है a21 x1, a22 x2, a23 x3 डॉट डॉट डॉट, इसे a2n xn b2 बोल दिया। ऐसे करते 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 हमारे पास कितनी एंट्रीज आ जाए, यहाँ पे हमारे पास कितने जाए, देखो यहाँ पे m1x, m2 x2 x1 हो गया, फिर m3 x3 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना हो जाए mn xn bm,
मतलब यहाँ पे कितने वेरिएबल है, n वेरिएबल है, और इक्वेशन कितनी है, m इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है, n वेरिएबल है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, n है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, m इक्वेशन। ठीक, तब उस केस में अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा, a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n। ऐसे करते 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 हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे आकर के लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कितना लगेगा, am1 am2 डॉट 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 amn, और यहाँ पे कितना बचेगा, x1 x2 x3 डॉट 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 xn बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, b1 b2 डॉट 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 bn बचेगा। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। ठीक, तो bm के बाद ठीक, यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, a इसे बोलेंगे x, इसे क्या बोलेंगे b। यहाँ पे b का ऑर्डर कितना है, b का ऑर्डर कितना है, एक रो है, एक रो है यहाँ पे, m रोज है यहाँ पे, एक कॉलम। x में भी क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास कितनी रोज है, हमारे पास आकर के m रोज है यहाँ पे, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे भी क्या होंगे, m रोज होंगी तुम्हारे पास आकर के। ठीक है, और इसको भी m ही कर लेते, क्या इधर उधर लेकर जाए, m ही कर लेते, क्या जाता है यहाँ पे, एक्सेल कर लेते। ठीक, m कर लेते क्योंकि उससे स्क्वायर बैलेंस रहेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी m क्रॉस, यहाँ पे भी 1 होगी, यहाँ पे भी क्या कर लिया हमने, अगर जब इसको भी m कर लिया है तो ये m रहेगा, m रहेगा, m रहेगा। ठीक, इसको भी m कर लिया है, इसको भी m कर लिया। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा, m क्रॉस m हो जाएगा, m क्रॉस m हो गया। बात समझिए, इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, इस तरह से क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेशन में किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और चीजें देखिए, समझते हैं किस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे। अब एक मैट्रिक्स होती है हम लोगों के पास, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, अगर एक ही उसमें ऐसे करके हम लोग a और b दोनों लिखे, मतलब जैसे हमारे पास ये लिखा था a11 a12 डॉट 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 am1m, ऐसी में साइड में मैं ऐसे डॉट 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 लगा करके b1 लिख देते, a21 a22 डॉट 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 a2m लिख ले, यहाँ पे b2 लिख ले। ऐसे करते करते am1 am2 डॉट 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 amm लिख ले, और यहाँ पे क्या लिख लें, bm लिख लें। बात समझे, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हमारे पास इफ बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स से इक्वल हो जाए, बी मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाए, जीरो मैट्रिक्स से इक्वल हो जाए, तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। अदरवाइज क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोला जाएगा। बात इतनी समझ में, कोई दिक्कत वाली बात। अब भी देखो और भी चीजें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में अगर b 0 हो जाए, नहीं, अगर हमारी जो इक्वेशन दे रखी गई है उसमें ये पूरी एंट्री 0 हो जाए तो वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी, और अगर हमारे पास ये नॉन जीरो हो तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अब देखते हैं आकर के और कंडीशंस क्या बताते हैं लोग। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ले लिया था ना, या 3 ले लिया था, और यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू इसको 5 बोल दिया। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखें तो ये 1 1 2 1, यहाँ कितना हो जाएगा, x y इज इक्वल्स टू 3 5, इसको ax इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। अब फिर सीधे सीधे क्या कर देते हैं, ऑगमेंटेड फॉर्म लिखते हैं। ऑगमेंटेड फॉर्म में क्या हो गया, 1 1 2 1 डॉट 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 3 5, यही लिखा। अब आपको आप क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करने चले जाते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करने चले जाते हैं, है ना। या फिर कुछ लोग कहते थे कि इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी x ये 2x plus y is equals to 5, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है।
इक्वेशन नंबर 1 में हमने 2 मल्टीप्लाई किया है, 2x + 2y = 6। इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये तो कैंसिल आउट है। यहाँ कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे -1 यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 बचेगा। तो y की वैल्यू ये पता चल गई, कितनी पता चल गई, -1 पता चल गई। y की वैल्यू +1 सॉरी, यहाँ पे कितनी पता चली, +1 पता चली। वही काम यहाँ करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक्लॉन फॉर्म पढ़ा, क्या होता है एक्लॉन फॉर्म में, कहते हैं सबसे पहले इसको 0 बनाओ, ये कहते थे ना, फिर उसके बाद अदर एंट्रीज के बारे में सोचेंगे। तो हम वही काम करने जा रहे हैं, R2 में R2 - 2R। तो जो काम करेंगे ना वो काम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा -1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। अब देखो ये क्या है, ये है ओनली ए मैट्रिक्स, और ये पूरी मैट्रिक्स क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, ये पूरी क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो जब भी बात समझना, जब भी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्या रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर आए, ये कितनी है, रैंक ऑफ ए कितनी है, 2 आई है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इससे ज्यादा आप उसके बारे में उसको 0 किया नहीं जा सकता, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि हमें क्या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे ही चलना होता है, क्योंकि इक्वेशन में हम लोग कभी इसको इससे नहीं माइनस करते, हमेशा एक दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे। याद है ना, दूसरे वेरिएबल को हम लोग क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे, उसकी मदद से करते थे, एलिमिनेशन मेथड ही ज्यादा यूज करते थे आकर के। तो जब हम ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करें, यानी वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगा रहे हैं लोग वहां पे, बात समझे। तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा, और अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो बच्चे। और अब वो यूनिक सॉल्यूशन है क्या, देखना बात समझ में आ गई। वो यूनिक सॉल्यूशन है, वो यूनिक सॉल्यूशन ये है क्या, कि आपके पास ए मैट्रिक्स कितनी बची, फाइनली ए मैट्रिक्स बची है 1 1 0 -1, यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स क्या थी, एक्स वाई थी, वाई मैट्रिक्स आपकी क्या थी 3 -1। ठीक, ये इसको इससे सिंपलीफाई कर दे तो x + y = 3 आ गया, और ये वाला जब इसको मल्टीप्लाई तो -y = -1, तो y = 1 आ गया, y = 1 आ गया। तो पुट वैल्यू ऑफ y, तो x + 1 = 3, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गया। तो क्या यहां से समझ रहे हो तुम, यहां तो तुम्हारे लिए देखो कितनी सारी चीजें सीखने को मिली हमें। कभी भी हमें ये जो फॉर्म बना के दिया था ना, ये वाला, ये कभी देखो, अगर कोई कंप्यूटर स्टूडेंट है वो ये बात समझेगा, ऐसा हम लोग पैटर्न पढ़ते थे, ऐसा हम लोग पैटर्न पढ़ते थे। ये वही है, क्या है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट लिखा हुआ है। इसमें आप एंट्री कर लो, और आप में चाहे x y z w मल्टीप्लाई कर दो, और इधर कोई भी a1 b1 c1 d1 एंट्रीज लिख लो। आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको w मिल जाएगा, फिर इसकी मदद से आपको w और z मिलेंगे, जिससे z मिल जाएगा, w पता है आपको, इसकी मदद से आपको ऐसे यहाँ पे 3 वेरिएबल और मिलेंगे। तो कंप्यूटर भी बड़ी हेल्प करता है हमारा इक्वेशंस को सॉल्व करने में। आप अगर आगे न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में आप जाकर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, वहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को न्यूमेरिकल एनालिसिस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किस तरह से उसके प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं, और सबको पढ़ाया जाता है, सी लैंग्वेज में सबको पढ़ाया जाता है कि हाँ भाई इसमें कैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहां पे आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में कि कैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में न्यूमेरिकल एनालिसिस में फंक्शंस लिखे जाएं, उसके बहुत आसान होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन आपको उस चीज का फीलिंग लेना पड़ेगा। यानी अगर हमें कहे कोई आज तक जो हमको एलिमिनेशन मेथड सिखाया जाता था वो एक्चुअली में क्या था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन था। और सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये निकल के आई, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या निकल आई, रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर हो, और ये क्या हो, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर। यानी अपने पास क्वेश्चन में क्या था, रैंक ऑफ ए 2 आई, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, 2 थे,
तो इसका मतलब हमारी जो भी सोल्यूशन आएंगे उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। क्या ये बात है, इतनी बात समझ में। अब आते हैं हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन बनाते हैं। हम लोग कंडीशन किसके लिए बनाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन बनाते हैं। देखते हैं उसमें क्या हो जाता है। अब देखो हमारे पास x प्लस वाई मान लो 3 लिखा है और 2x प्लस 2y कितना लेते हैं, 6। ऐसी क्वेश्चन लेनी है हमने। इसका पता है तुमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है, इसका पता है तुमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि जब जैसे 2 से मल्टीप्लाई उसको माइनस करोगे तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन गायब हो जाएगी, सिर्फ एक इक्वेशन बचेगी। तो उसमें हम क्या ले लेते हैं, x y को कुछ लेट कर लेते हैं, k लेट कर लेते हैं और उसके फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यानी अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसको लिख लेते हैं पहले 1 1 2 2, ये कह देंगे x y और 3 6। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 2 2 3 6 लिख लेते हैं। इतना लिख लेते हैं। तब क्या हो जाएगा हमारे पास, तब क्या हो जाएगा, हम इसको अगर एलिमिनेट करते हैं, कैसे एलिमिनेट करेंगे भाई, वही हमें रैंक निकालने से मतलब है r1 में से r2 में से 2r1 रैंक का मेथड अपनाते हैं हम लोग। 1 1 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ a है, तो रैंक ऑफ a ऐसे लिखते हैं ना, या हम लिखते हैं रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ AP इज इक्वल टू, ये कितना है, ये दोनों 1 है, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल या फिर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 है। तो जब ऐसा केस कभी आता है तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। उस केस में इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ पे a कितना है, इतना बचा है ना, दैट विल बी x y और यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, तो x प्लस y कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर लेट कर लेंगे, y कितना लेट कर लेंगे, k लेट कर लेंगे, तो कितना बचेगा, x प्लस k इक्वल्स टू 3, तो x वैल्यू 3 माइनस का k हो जाएगी। बात समझे आप? तो क्या क्या हो जाएगा अपने पास, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, k belongs to real, हाँ k बिलोंग्स टू एनी रियल एंट्रीज, 3 माइनस k और k, यहाँ पे k बिलोंग्स टू एनी रियल एंट्रीज, किसी भी रियल एंट्री में हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट बन के आया, रैंक ऑफ a इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ AP तो है बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है। तो इस केस में इसे क्या बोलेंगे आकर के, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ध्यान देना, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। यानी नो सॉल्यूशन वाला केस ऑलवेज क्या होगा, नो सॉल्यूशन वाला केस ऑलवेज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बात समझ में? आगे बढ़ते देखते हैं, नो सॉल्यूशन वाला केस भी बना के डेवलप करके देख लेते हैं लोग। अब देखो, अगर x प्लस वाई मान लो मेरे पास 3 दे रखा था और 2x प्लस 2y मान लो मेरे पास 5 दे रखा था, 2x प्लस 2y मेरे पास 5 दे रखा था, 6 दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो उस केस में क्या होगा, मुझे आप लिखना पड़ेगा 1 1 2 2 x y 3 5, ये तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो यानी क्या बचेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या कर लेंगे आप, दैट विल बी 1 1 2 2 3 5। क्या कर दें, R2 में R2 माइनस 2R1, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 हो गया, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। बात समझे? और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ठीक। तो इसके बाद क्या बचेगा तुम्हारे पास आकर के, यहाँ पे माइनस 1 बचा, ये कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा हम लोगों के पास, ये 1 1 है, 3 0 माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब देखिए रैंक ऑफ ए, यहां लिख दें यहाँ पे नॉट इक्वल। नहीं, रैंक ऑफ ए आया कितना, रैंक ऑफ ए आया है 1 और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरी मैट्रिक्स का अगर देखें तो कितना आया है 2। जब ऐसा हो गया रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन होगा तो क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, पक्का इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब करते हैं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को करते हैं और उनसे चीजें निकालते हैं, ठीक है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो ध्यान रखिए कि अगर आपको ये मेथड करना आता है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्वाइव कर सकते हैं। आपको अगर ये मेथड नहीं करना आता ना तो आप चाहे जितने भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन करने को दे दे, कह देगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे जब कॉम्पिटिशन में देगा तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछेगा कि यह सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, क्योंकि उसको पता है आप एक्स वाई जेड की वैल्यू सेटिस्फाई करके पता कर लेंगे कि ये इसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन वो आपको यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कुछ करके बना के दे देगा, कुछ कहीं एंट्रीज मिस कर देगा, कहेगा बताओ इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये मेथड तुरंत याद आना चाहिए आपको, ठीक। तब अगर हम लोग क्या कर ले, इसको ax = b के फॉर्मेट में लिख देते हैं। यहां पे क्या आएगा 1 2 1 2 4 3 3 6 5, ठीक। यहां पे कितना आ जाएगा x y z, यहां पे 2 3 4, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, फिर यानी अगर हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लें, अगर हम इसका क्या लिख लें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लें, तो यहाँ पे 1 2 1 2 4 3 3 6 5 डॉट 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 2 3 4 होगा कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, बोलो भाई। अच्छा, तो अब इतनी बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अपने को क्या चलना चाहिए, यहाँ पे हम रैंक निकालने चले जाए, तो क्या करें, यहाँ पे देखो 0 बनाए, यहाँ पे 0 बनाए, क्या करें, R2 में R2 माइनस का 2 R1, R2 में क्या करते हैं R2 माइनस 2 R1, और R3 में क्या करते हैं R3 माइनस का 3 R1 कर देते हैं। ऐसा करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कितना है 1 2 1 है, और यहाँ पे कितना है 2 3, अच्छा देखो जब ये किया तो ये 0 हो जाएगा, ये भी कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी कितना बचेगा -1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा -1 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे भी कितना बचेगा 0 बचेगा, यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे -2 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कर लें, फिर ऑब्वियसली ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो R3 में क्या करते हैं R3 माइनस का 2 R2, तो 1 1 1 2 1 डॉट 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 2 0 0 1, और यहाँ पे -1 है 0 0 0 0 हो गया। अब रैंक ऑफ ए, यानी अगर हम सीधे लिखें तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया, रैंक ऑफ ए अपना आया है 2, और रैंक ऑफ ए बी कितना आ गया, वो भी कितना है, लास्ट का इनटू 0 कौन से बच्चे हो गए, समझ में आ गई। अच्छा, तो यानी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, बराबर किसके, दोनों बराबर है आपस में, दोनों क्या है आपस में बराबर है, बट ये लेस देन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर नंबर ऑफ अननोन्स, ऐसे लिख सकते हो ना। चलिए, इसका मतलब क्या है बच्चे तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास, जरा बताओ। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई यानी का कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। और एक किस तरह की इक्वेशन थी, नॉन होमोजेनियस थी, ध्यान रखना, होमोजेनियस को बन जाएगी अगर यहाँ पे इंट्रीज 0 हो जाए। बात करें आप किसी की हेल्प लो, क्या ले लो हेल्प, क्योंकि ये 1 2 1 0 0 1 0 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा x y z, यहाँ पे कितना बचेगा 2 - 1 0, ये बचेगा,
अब देखो क्या हो जाएगा, इसको इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, x प्लस 2y प्लस z इज बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई। x प्लस 2y प्लस z बराबर कितना बचेगा, 2 पहली एंट्री। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यही बचेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा, सिर्फ आ गया तुम्हारे पास z इज टू माइनस z माइनस 1 पक्का हो गया, z माइनस 1 पक्का हो गया। y और x के बारे में पता नहीं तो लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू k लेट, y इक्वल्स टू क्या लेट कर लेते हैं, k लेट कर लेंगे। तो x प्लस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 2, x प्लस 2k इक्वल्स टू 3, तो x कर लो 3 माइनस का 2k बचेगा, 3 माइनस से कितना बचेगा 2k। भाई ये 2k उधर लेकर जाओ, है ना, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2k, ये k और ये माइनस 1, यही हमारे x y z के सॉल्यूशन हो गए। k कोई भी रियल एंट्री रख सकते हो, k कोई, मान लो k किसी ने कितना रखा 1 रख दिया, k किसी ने 1 रख दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे पास, अगर 1 बचेगा। अब इस एंट्री इन सॉल्यूशन को इक्वेशन में रख लो, तो कितना बचेगा 1 प्लस 2 माइनस 1, देखो 2 इक्वल्स टू 2 आया कि नहीं आया। या फिर किसी ने मान लो k कितना रख दिया 2 रख दिया, तो 2 रखने पे 2 टू द 4 यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। अब इस एंट्रीज को याद कर दो, -1 2 टू द 4, देखो भाई -1 4 -1, जिसने कितना बना ले 2, लेफ्ट एंड राइट हैंड बराबर नहीं आ गए। तो यानी ये सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी टाइप का सॉल्यूशन होगा, यही हमारे क्या होगा सॉल्यूशन है। बस बात में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी ज्यादा जानकारी आप लिखने में सामने वाले को बता दो उतना ज्यादा फायदा आपका है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, और क्वेश्चन करें और करते हैं। अब देखिए, अब अपने पास अगली इक्वेशन ये लिख सकते हैं, तो यानी इस बार क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 -1, डायरेक्ट हम यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कोई समस्या है, या लिख लेते हैं हम ax = b का फॉरवर्ड, यहाँ पे 3 -1 2 2 -2 3 1 -1 1, और यहाँ पे कितना है x y z, यहाँ पे कितना है 3 1 2 -1। कोई टेंशन की बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का 1 2 -1 3 3 -1 2 1 2 -2 3 2 1 -1 1 ये लिख लिया। अब एक काम करते हैं क्या कि भाई ये एंट्री 0 बनाते, ये एंट्री 0 बनाते, ये एंट्री 0 बनाते, 0 बनाने में कुछ और हो जाए घटनाक्रम तो देख लेंगे। R2 में सेकंड रो में क्या कर दिया 3 माइनस का R, 3 माइनस का R, तो पहले R2 एंट्री समझ लेते हैं क्या बनेगी 1 2 -1 और 3, तो बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो ये तो 0 बन जाएगा, ठीक। 3 टू द 6 3 टू द 6 माइनस करो तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 7 बचेगा, फिर 3 1 3 -3 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 3 3 तो 9 कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 8 बचेगा, इतनी बात समझ में। ठीक, फिर इसको 0 करना है तो क्या कर देंगे R3 में R3 माइनस का 2 R1 कर देंगे, R3 माइनस का 2 R1, यानी ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 2 टू द 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -2 कितना बचेगा आपका माइनस का 4 बचेगा, ठीक। 2 कैसे बचेगा 2 टू द 4 6 हो जाएगा, तो ये तो -2 लिखा है बस, अब माइनस का 4 तो माइनस का 6 बचेगा, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे पास 8 2 है, तो 3 + 2 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास जरा बताओ, फिर यहाँ पे 2 था और 6 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात, ओके। अभी देखो समझना और अच्छा समझना, फिर क्या बचेगा, इसको डायरेक्ट उठा के R4 में R4 माइनस का R1 डायरेक्ट कर देंगे, तो 1 - 1 कितना बचेगा 0, -1 -2 कितना बचेगा माइनस का 3, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 4 हो जाएगा, कितनी बात समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात, ओके। अब देखो बात समझो बच्चे आगे, अब अगर हम बात करें आगे कि नंबर ऑफ 0 और बढ़ाने में, क्योंकि हमें रैंक को सही से पता करना है, एक काम करते हैं इसको उठा देते हैं माइनस कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं
इसको उठा के आप माइनस कर देते, इसको उठा के आप माइनस कर देते, कुछ ना कुछ तो कर डाले ऐसे जिससे खेल के वाले आसान बन जाए। तो एक काम करते हैं, किसी को 1 बना लेते हैं, इसको 1 बना लें या फिर इसको 1 बना लें या फिर इसको 1 बना लें। किसी एक को तो 1 बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे किसी एक को 1 बना के उसको ऊपर शिफ्ट कर लेते, फिर माइनस करना चालू कर देते। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले बात R4 को R2 से इंटरचेंज करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, R4 में 1/3 माइनस का R2 में, क्योंकि R2 पे इंटरचेंज कर चुके हैं ना, तो इतना कर देते हैं। तो यानी यहाँ पे 1 2 -1, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 0, ये वाली वैल्यू यहाँ जा चुकी है, और -1/3 से मल्टीप्लाई कर चुके तो +1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 2/3 बचेगा, 4/, और यहाँ पे 4/3 बचेगा, और 0 -6 5, ये -4 0 -7 5 -8। इतनी बात समझ में? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं, इसको 0 बना लेते हैं, इसको 0 बना लेते हैं। तो हम लोग काम करते हैं R3 में R3 + 6 R2, फिर R4 में R4 + 7 R2, इतना कर डालते हैं तो क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पे आकर के यहाँ पे 1 2 -1 3 फिर 0 1 -2/3 4/2, 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0 बन जाएगा। अब जब इसको 6 से तुमने मल्टीप्लाई किया है बच्चे, तो यहाँ कितना बचेगा? जब इसको तुमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 × 6/3 तो कितना बचेगा? 2 4, तो 5 - 4 तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर तुमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो +8 हुआ, तो यानी फिर से यहाँ पे 4 बचेगा। बात क्लियर है? फिर तुमने 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, किससे मल्टीप्लाई करके? 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे -14/3 + 5 हो जाएगा। जब इसको करोगे सिंपलीफाई तो प्लस का 1/3 बचेगा, कितना बचेगा? प्लस का 1/3। सिमिलरली यहाँ पे कितना बचेगा? देखिए, पेशेंस नहीं होना है क्वेश्चन करने में, पेशेंस अगर आपने खो दिया तो गलती आपकी 100% हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का, देखो प्लस करना है ना यहाँ पे आकर के, ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस का 8 तो था ही, 28/3, तो माइनस का 24 + 28/3 तो माइनस का 4/3, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो बच्चे, माइनस का 4/3 हो जाएगा। यही बचा पक्का? एक बार और फिर से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या करना था, हमें ऐड करना था माइनस का 8 + 28/3 था, तो प्लस का 4/3, कितना था? प्लस का 4/3। अब देखो बात समझना आ गया। अगर मैं R4 में 3 मल्टीप्लाई R4 1/3 डिवाइडेड बाय R3 कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, तो 1 2 -1 ये 3 0 1 माइनस का 2/3 ये 4/3, ये 0 0 1 ये 0 0 0, यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास आकर के? 0 बच रहा है ना? अब अगर यहां से पता करो रैंक ऑफ A, रैंक ऑफ A3, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB की, वो भी पूरे की रैंक कितनी है? 3 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? 3 है। तो इस बार क्या नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, रैंक ऑफ A भी 3 है, रैंक ऑफ AB भी 3 है, तो कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन किस तरह से बनेंगे उनको देख लेते हैं। क्योंकि अपने पास ये जो मैट्रिक्स A मैट्रिक्स बनी है वो 1 2 -1 0 1 माइनस का 2/3 0 0 1, और यहां पे कितना बचेगा? x/z, और यहां पे कितना है? 3 है, 4/3 है, 4 है। तो भाई सबसे नीचे वाली जब मल्टीप्लाई करो तो z की वैल्यू तो 4 दिख रही है, z की वैल्यू पक्का 4 दिख रही है ना? सबसे नीचे वाली रो अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना? इतनी मैथ उसको सामने वाले को समझ में आ रही, तुमने क्या लगाया? उसको दिखाओ मत, बार बार नहीं करके। फिर अगर हम यहां पे करें, यहाँ पे y माइनस का 2/3 z = 4/3 दिख रहा है। अगर मैं z की वैल्यू 4 रख दूं तो माइनस का 8/3 = 4/3, उठा करके अगर लेकर जाओ तो 12/3 बचेगा, नहीं y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब जब इस वाली को इससे मल्टीप्लाई करूंगा
तो कितने बचेंगे x प्लस 2y माइनस की वैल्यू 4 आएगी। से 12 हाँ 12/3 तो 4 आ जाएगी माइनस z इज इक्वल टू 3 बचा। तो यानी 4 टू द 8 है, इसकी वैल्यू -4 है, इसकी वैल्यू 3 है। यानी यहाँ कितना बचेगा आकर के, यहाँ 4 बचेगा, उधर जाएगा तो कितना बचेगा -1। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 4। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 4। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? नोट इसको कर लेते हैं। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, घबराना नहीं है, पेशेंसली होना है, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा आराम से। ठीक है, कुछ यहाँ पे लैम्डा और म्यू करके क्वेश्चन में दे दिया गया, कुछ लैम्डा और म्यू करके क्वेश्चन में दे दिया है, और आपसे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये करी जा रही है, आपसे एक्सपेक्टेशन ये करी जा रही है कि आप ये बताइए क्या कि अलग अलग कंडीशन में, कब नो सोल्यूशन के केस में, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के केस में और यूनिक सोल्यूशन केस में लैम्डा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल, लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी। तो सबसे पहला फॉर्म क्या है, ax = b फॉर्मेट लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 2 3 1 2 लैम्डा 10 और b, ये हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात? अब हम लोग क्या करें, ये तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया ना, सीधे सीधे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया है। क्या जाता है, a ये है, b ये है, x y z x होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं, अपना वही मोटिव होता है। तो क्या करते हैं हम लोग आकर के R2 में R2 - R1, R3 में क्या कर देते हैं, R3 माइनस का R1, इतना काम कर देते। जैसे ये मैंने किया 1 1 1, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे जैसे माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पे वहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे लैम्डा माइनस का 1 और ये म्यू माइनस का 6। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात? ओके, फिर देखिए क्या करते हैं, फिर इसको भी 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाएंगे, क्या करेंगे, R3 में R3 माइनस का R2 का टर्म, क्या पे 1 1 1 ना माइनस कर दो, हाउ चेक ऊपर 1, हां ठीक है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 लैम्डा माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ म्यू माइनस का 10 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब जब हमसे कह रहा है नंबर फर्स्ट, क्या बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, तो बेटा एक बात, लैम्डा कुछ भी रख लो और म्यू कुछ भी रख लो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर, रैंक ऑफ ए बी के बराबर और नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर रहना चाहिए ना। और रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 3, तो रैंक 3 रहनी चाहिए। रैंक 3 होगा तो यानी इसका मतलब लैम्डा -3 जो होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो रैंक तो क्यों बचेगा a का। यानी सीधे सीधे लिख देंगे लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 और म्यू भी, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी जो बनानी वो भी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो म्यू भी नॉट इक्वल टू -10। ठीक, बाकी कुछ भी रख लैम्डा म्यू की वैल्यू, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे, सारी बातें। दूसरा केस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता था, रैंक ऑफ ए जो है ना वो रैंक ऑफ ए बी बराबर हो, ना और क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं होगी, तो 3 के बराबर नहीं होगी। तो यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ वो कितनी होगी, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। तो एक काम करते हैं, इसको भी 0 कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे लेस होनी चाहिए, उससे लेस होनी चाहिए। ठीक, तो यानी लैम्डा अगर 3 के बराबर आ जाए, म्यू अगर 10 के बराबर आ जाए, तो लैम्डा 3 के बराबर होगा तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इस समय जब लैम्डा भी 3 है, म्यू भी 10 है, तो उस समय पूरे की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ रहे हो आप? और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 3 है, तो इस समय इनफाइनाइट रैंक से बात क्लियर। अब एक काम करते हैं, तीसरा क्या बोल रहा था, नो सॉल्यूशन, या तो लैम्डा 3 कर दो और म्यू 10 के बराबर ना रखो। बात समझ लो, म्यू को क्या कर दो, 10 का लैम्डा 3 कर दो, म्यू को 10 के बराबर मत रखो।
आ जाएगा सोल्यूशन हमारे पास, नो सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात? या फिर अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि म्यू हम 10 कर दे रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग करके 3 कर देंगे, उस केस में क्या हो जाएगा? तब उस केस में ध्यान रखना, लैम्डा की अगर कोई वैल्यू कर दी और म्यू की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं रखी, 0 कर दी, तो सबसे लास्ट वाला वेरिएबल एक सोल्यूशन तो लेकर आ जाएगा ना। सोचो सोचो सोचो, गौर सोचो, अगर यहाँ पे समथिंग समथिंग कोई एंट्री है, सबसे लास्ट वाली कोई एंट्री है और यहाँ पे x y z लिखा हुआ है और ये एंट्री 0 हो जाएगी, तो यानी कुछ ना हो, सबसे लास्ट वाली एंट्री के लिए कोई ना कोई एक सोल्यूशन तो z एग्जिस्ट कर जाएगा ना, जो 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में म्यू 0 नहीं हो सकता। बात समझना? तो यानी यहाँ पे नो सॉल्यूशन में एक और बात सोचनी चाहिए कि रैंक ऑफ ए, रैंक लिखने का तरीका ये है, वो लेस देन ए बी ही रहे, नॉट इक्वल टू ना लेस देन ए बी रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में क्लियर है? इस तरह से वो तुमको क्वेश्चन भी पूछ लेगा इस तरह। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे के पे जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा करीब रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास ये दे रखा गया है, क्या x + 2y + 3z = 4, ये क्वेश्चन दे रखा गया है, यहाँ पे 5 लिखा है, b नहीं है, 5 रहेगा। हमसे कह रहा है a और b की वैल्यू बताओ, उसने वही 3 केस लगा दिए, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उनके लिए a की वैल्यू b की वैल्यू क्या होगी। तो सीधे सीधे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, तो लिख देते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने पे क्या पता चलेगा, ये b पता चला, यहाँ पे ऐसे पता चला, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट 4 1 3 4 5 1 3 AB, ये हो गया। ठीक, तो यानी क्या करेंगे, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट, क्योंकि इसको 0 बनाना है। अच्छा, भगवान का इसको गिफ्ट होता है, इन इक्वेशंस को गिफ्ट ऐसा होता है कि आप एक 0 बनाने के बाकी सब आपके अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे 1 2 3 ये 4 है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे जैसे आप माइनस करने जाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, a माइनस का 3 बचेगा, b माइनस का 4 बचेगा। तो ये अब एक काम करते हैं, इसको 0 बना लेते हैं। क्या कर डालें, R3 में R3 माइनस R2 का डालें। बात क्लियर है? यानी यहाँ कितना बचेगा 1 2 3 डॉट 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 4 हो गया, 0 1 1 1 हो गया, ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पे b माइनस का 5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं बात? अब देखो यहाँ पे रैंक ऑफ a कितनी है, 3। क्यों? अब हमें सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा ना। तो मान लो हमने यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए, तो रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ ab इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3 हैं, तो रैंक ऑफ a भी 3 होनी चाहिए। तो यानी इसका मतलब ये a माइनस 4 कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो a कभी भी 4 नहीं हो सकता, b माइनस 5 कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो b कभी भी 5 नहीं हो सकता। दूसरा, ठीक, दूसरा क्या बोल रहा, नो सॉल्यूशन की बात करते हैं। नो सॉल्यूशन केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बराबर नहीं होगी। यानी इसको 0 कर लो, इसको 0, a 4 के बराबर हो जाएगा, b माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, तो b 5 के बराबर नहीं। तीसरी बात है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में बात करें, यानी यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास आकर के, रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a भी तो बराबर है, लेकिन लेस देन क्या है, कितने हैं, 3, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, यानी इसको भी 0 करना पड़ेगा, इसको भी।
तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत होती है? इस तरह से एक और क्वेश्चन हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि पूरी तरह से इसको जो भी एग्जाम में आए क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाए। तो बोल रहा है कि इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हैज अ सॉल्यूशन। आप बोला है मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमें k की वैल्यूज चाहिए, k की वैल्यूज चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें सीधे सीधे क्या लिखना चाहिए? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या करेंगे? ये b है, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 3 9, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 9 33 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? k स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करते हैं? R2 में R2 माइनस R1 कर देते हैं, R3 में R3 माइनस R1 कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना चाहिए? 1 1 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 0 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 0 बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 32 k स्क्वायर माइनस। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 8 है, यहाँ पे कितना? 32 लिखो। ऑब्वियस सी बात है, अब इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? अच्छा, एक अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे? R3 में R3 माइनस 4 R2, यानी यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 1 बोल रहा है, यहाँ पे 0 2 8, यहाँ पे k माइनस 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे k स्क्वायर। अब ध्यान रखना k स्क्वायर माइनस 1 था, माइनस 8k माइनस 8 करना था। तो k स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया? सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करके किया ना, तो माइनस 4k माइनस 4 करना बचेगा, तो माइनस का 4k और फिर कितना बचेगा? प्लस 3 बचेगा। तो यानी k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 ये हो जाएगा। अब देखो हमने बोला है द सॉल्यूशन, यार यूनिक सॉल्यूशन तो होने का कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि ये वाली रैंक क्या होगी? 0 होगी। सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक ही तरीका हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों? जिसमें क्या होगा? रैंक ऑफ ए है वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर हो जाए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए। कंफ्यूज मत हो ना, उसने बोला हैज अ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है, तो वो हम सोच रहे थे यूनिक होगा, हमने सोचा यूनिक होगा, लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई कि यूनिक नहीं बनना है। तो इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन बनना होगा? इनफाइनाइट बनना होगा। सॉल्यूशन बोल रहा है किसका होता है, इसका मतलब इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, ठीक है? यानी k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 3k माइनस दिस, ठीक? तो ये k माइनस का 3 माइनस का k माइनस का 3, ठीक? यानी कितना बचेगा? k माइनस का 3 k माइनस का 1। तो यानी k एक समय तो 3 के बराबर आ गया, एक समय 1 के बराबर आ गया। जब बच्चे 3 के बराबर है तब क्या सॉल्यूशन बनना है, जब 1 के बराबर है तब क्या सॉल्यूशन बनना है, ये बारे में इस बारे में समझना है, ठीक? क्योंकि उसने लास्ट में लाइन में बोली है कि ईच केस, हर केस में बताओ, यानी वो कहना चाहता है कि 3 के लिए भी क्या हो रहा है, k के लिए भी क्या हो रहा है, ये बता दो। तो अगर k 1 है, इफ k = 1 होगा, यानी यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 2 8, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 0 0 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? यानी इसका मतलब क्या हुआ? अपने पास तो मैट्रिक्स 1 1 1 0 2 8 0 0 0 और यहाँ पे x y z, यहाँ पे 1 0 0, ये बचेगा नहीं बचेगा? तो पहली इक्वेशन क्या बता रही है? x प्लस y प्लस z बराबर 1। दूसरे से क्या मिल रहा है? 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। तो z को पुट कर दो, z इज इक्वल टू k
तो 2y माइनस का 8k, तो y कह लो माइनस का 4 क्या है, ठीक, माइनस का 4k। और जब अगर समझो यहाँ पे ये माइनस का 4k हो गया, ये k और ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो माइनस का 3k इज इक्वल टू 1, तो x का 1 प्लस 3k हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3k माइनस का 4k और ये, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ किसके लिए, 1 के लिए। अब अगर 3 हो जाए, अब अगर मेरा सॉल्यूशन k की वैल्यू कितनी हो जाए, 3 हो जाए, k की वैल्यू कितनी हो जाए, 3 हो जाए। इफ k कितना बचे, 3 बचे, तब उस केस में क्या होगा, हमारे पास यहां पे कितना था, यहां पे तो 1 1 1 था ही, यहां पे इस तरफ कितना था, 1 था, यहां पे k माइनस 1 लिखा था ना, तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2 बचे, यहां पे k माइनस 1 लिखा था, और 3 रखोगे तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पे 0 0 0 था, यहां पे 0 2 8 था, ठीक। इनकी मदद से अगर मैं देखूं तो यहां पे मुझको क्या मिल जाएगा, आकर के x y z, और यहां पे क्या बचेगा 1 2 0, ठीक। आप थोड़ा बैक करके वीडियो में देखेंगे, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा आकर के x प्लस वाई प्लस जेड 1 के बराबर है, और 2y प्लस a z 2 के बराबर है। तो यानी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आकर के z मान लो सपोज मेरा k, z सपोज कितना है बेटा, k है, तो y मेरा कितना बचेगा, 2y 2 माइनस का 8k बचेगा, तो y फाइनली कितना बचेगा, 1 माइनस का 4k बचेगा, नहीं बचेगा, बोलो, z k है, y 1 माइनस का 4k बचेगा, तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज टू 1 है, तो ये 1 माइनस का 4k है, और ये k है इज टू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, 3k। यानी उस केस में सॉल्यूशन कितने बचेंगे, 3k 1 माइनस का 4k, और ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। तो इस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं। ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ एंट्रीज क्या हो, नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या हो, कम हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो, नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को कर लिया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। अब देखिए बात करते हैं सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे आप हम लोग a1 x1 a2, या मैसेज लिखते हैं a11 x1 a12 x2 डॉट 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 a1n xn इज इक्वल टू 0। फिर क्या a21 x1 a22 x2 डॉट 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 a2n xn इज इक्वल टू 0। ऐसे करते करते यहां पे क्या लिख लें, यहाँ पे लिख an1 x1 an2 x2 डॉट 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 ann xn इज इक्वल टू 0। ऐसे करके इक्वेशन लिख ली। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n, फिर ऐसा करते करते an1 an2 डॉट 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 ann, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 x2 डॉट 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 xn, और इधर कितना बचेगा 0 0 0 0, खूब सारे 0। अब देखो, अगर मान लो तुम 0 करने गए, नीचे के सारे 0 हो जाए, इधर 0 हो जाए, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाए। रैंक ऑफ ए निकालो, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाए, पहले सबसे लास्ट में एंट्री तो बची रह जाएगी ना। यानी कि अगर मैं देखूं, अगर सोचो थोड़ा सा सोचो, x1 प्लस x2 बराबर 0 था, x और 2x1 प्लस 3x2 बराबर 0 था, ऐसे दे रखा है। इसमें मैं बनाऊं तो ये 1 1 2 3, हम लोग गौर कर रहे हैं, हाँ 2 3, यहाँ पे कितना हो जाए x1 x2, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बचेगा, R2 में R2 माइनस R1 कर लो, तो 1 1, ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, ठीक।
अब मैं इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, x2 0 के बराबर आ जाएगा, x1 प्लस x2 0 के बराबर आ जाएगा, x1 कितना बचेगा 0 बचेगा, x2 अगर मैं 0 रख दूं तो x1 कितना बचेगा 0 बचेगा। इसका कहने का मतलब क्या सिंपल है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो सारे सॉल्यूशन 0 0 रहेंगे, सारे सॉल्यूशन क्या होंगे 0 0, यानी ऑल solution are zero solution और trivial solution, क्या होंगे आज all solution are zero solution और क्या होंगे trivial solution। क्या बात क्लियर है? trivial solution मतलब zero solution होना। अब अगर इन केस यहां पे लिख देते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक, तो क्या होते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। फिर रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो बच्चे यहां पे आएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि यहाँ सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट ही करेगा, चाहे फाइनाइट करे चाहे वो मतलब ट्रिवियल करे चाहे वो इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन का कोई चांसेस नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन करते हो सीधे कहानी निकाल के खत्म करते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन करके देख लेते हैं, ठीक है। 1 -1 1 -1, यहाँ पे 1 1 -2 3 4 1 -5 8 5 -7 2 और माइनस, यहाँ पे कितना है x y z w और यहाँ पे क्या है 0 0 0 0 0। अब हम रैंक ऑफ ए की तरफ बढ़ते हैं, तो रैंक ऑफ ए के लिए तो क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं R1 में या R2 में क्या करते हैं R2 माइनस का R1 कर दें, फिर R3 में क्या करते हैं R3 माइनस 4R1, फिर R4 में R4 माइनस का 5R1, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा 1 -2 1 -1, यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, 1 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 0। जब ये माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, फिर इसको माइनस करोगे तो माइनस का 3, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 to the 8 यानी यहाँ माइनस करेंगे तो 9 बचेगा बच्चे, ठीक है। फिर यहाँ 4 से यहाँ पे करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा, फिर यहाँ 4 से करेंगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास हमें प्लस यानी 12 बचेगा। फिर नीचे किया 5 से 0 हो जाएगा और यानी यहाँ पे माइनस करना है तो यानी ये जब आएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 यानी कितना बचेगा 3 बचेगा प्लस का। फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 5 करेंगे अगर तो माइनस का 3 बचेगा, फिर यहाँ माइनस का 5 -1 करेंगे तो प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं आकर के R3 में R3 माइनस का 3R2, फिर R4 में R4 माइनस का क्या करते हैं R4 माइनस का R2 करते, सीधे सीधे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, सब गिफ्ट में है, सब स्कीम में मिला हुआ है, ठीक है। ये देखो ये 0 है 0 है 0 है 0, ये 0 0 0 आ गया। क्या इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आ गया तो इसका मतलब कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, कैसे होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब देखो तो यानी क्या हो जाएंगे, कैसे सॉल्यूशन होंगे, कैसे होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अब हमारे पास रैंक ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो यानी कैसे सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटी में सॉल्यूशन होगा। यानी अगर मैं बात करूं 1 -2 1 -1 है, यहाँ पे 0 3 है, -3 4 हो जाएगा, 0 0 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 0 0 0 हो गया। आपके पास ये x y z और w था, ठीक। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इधर क्या था 0 0 0 0 0 था, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - का 2 x - का 2y,
x माइनस का 2y प्लस z माइनस w इज इक्वल्स टू कितना बचेगा z बचेगा। यहाँ पे 3y माइनस का 3z प्लस 4w इक्वल्स टू 0। तो w को ले लेते हैं c1 और z को ले लेते हैं c2। ऐसा नहीं जरूरी कि एक ही वेरिएबल लो, w को ले लेते हैं c1 और z को ले लेते हैं c2। तो उस केस में क्या बचेगा 3y हमारे पास कितना बचेगा करके यहाँ पे माइनस का 3c2 प्लस 4c1 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। यानी कितना बचेगा आपको पता करके y इक्वल्स टू 3c2 माइनस का 4c1/3 बचेगा। अब अगर यही वैल्यू उठा के यहाँ पर तो है ना, यानी यहाँ पे रखने तो क्या मिलेगा आकर के x इक्वल्स टू 2y माइनस का z प्लस w, ये तो बचेगा। और 2y की वैल्यू कितनी है 6c2 माइनस का 8c1/3 माइनस का कितना बचेगा c2 प्लस का c1 बचेगा। अब कर देते हैं 3 एलसीएम ले लेते हैं हमारे पास, तो 6c2 माइनस का 8c1 माइनस का 3c2 प्लस का 3c1, तो x इक्वल्स टू कितना बचेगा तुम्हारे पास, तो यहाँ पे c2 था 3c1, तो यानी 3c2 और माइनस का 5c1/3, तो यानी x की वैल्यू कितनी है 3c2 माइनस का 5c1/3, y की वैल्यू क्या है 3c2 माइनस का 4c1/3, ये कितना है c2 है, ये कितना है c1। तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द x y z। ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे x y z के सॉल्यूशन बन जाएंगे। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। और 3x plus y plus z is to lambda दे रखा है, 2x plus 3y plus z is to lambda z दे रखा गया है। इस केस में हमारे पास कह रहा है कि क्या होगा सॉल्यूशन, हमसे पूछ रहा है। और सॉरी कह रहा है सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कैसा बोल रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक। हाँ नहीं कैसे लग रहा है नॉन होमोजेनियस, कैसे लग रहा है, यहाँ कह रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन है, उसने बोला नॉन जीरो सॉल्यूशन है और आपको देखने लगे नॉन होमोजेनियस, लेकिन ये है होमोजेनियस। देखो इसको इधर उठा के लाओ तो क्या बच रहा है 1 माइनस का लैम्डा x प्लस 3y प्लस 3z इज टू 0। इसको इधर लेगा 3y 1 माइनस का लैम्डा y प्लस z इज टू 0। यहाँ पे 2x प्लस 3y 1 माइनस का लैम्डा z इज टू 0 हो जाएगा। अब क्या कर लो आकर के इनका बना लेते हैं हम लोग डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस 3 1 माइनस का लैम्डा 1 2 प्लस 3 1 माइनस का लैम्डा इज टू। डिटरमिनेंट कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जिसका रैंक कम होगा उसी का तो क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। और रैंक कम होने का मतलब कोई ना कोई एक रो कंप्लीटली जीरो हो गया, और जब कोई एक रो कंप्लीटली जीरो होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ सॉल्यूशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है 0 हो जाएगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन ही कोई इनफाइनाइट, हाँ नॉन जीरो सॉल्यूशन को ही तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग इसको कर देते हैं सिंपलीफाई। हम एक काम करते हैं कि इसको सबको उठा कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं। तो c1 क्या करते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3, तो क्या बचेगा 6 माइनस लैम्डा है। आप देखो 6 माइनस कितना बचेगा, और यहाँ पे 2 होना चाहिए पक्का, यहाँ पे 2 होगा क्वेश्चन में सही। हाँ यहाँ पे 2z है क्वेश्चन में, यहाँ पे 2z है क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पे 2z है वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे 6 माइनस लैम्डा, यहाँ पे कितना होगा 6 माइनस का लैम्डा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा 2 3 1 माइनस लैम्डा 2 हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस का लैम्डा बचेगा। पूरी रो में से कॉमन कितना बचेगा 6 माइनस लैम्डा, यानी 6 माइनस लैम्डा तो पक्का एक फैक्टर हो गया ना उसमें, ये 1 1 1 यहाँ पे 2, ये 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 3 2 3 1 माइनस का लैम्डा। अच्छा और 0 बढ़ा लेते हैं, इसको उठा के यहाँ माइनस कर दे, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर दे। r2 में क्या करते हैं r2 माइनस r1, r3 में क्या करते हैं r3 माइनस r1, ये 6 माइनस लैम्डा हो गया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 2। जब इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा माइनस लैम्डा माइनस 1, इसको करेंगे तो 3 माइनस 1, इसको उठा करेंगे तो 1, यहाँ पे करेंगे तो माइनस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये 6 माइनस लैम्डा एक्सपेंड कर दे, सिर्फ एक ही एंट्री के लॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। यानी यहाँ पे देखो माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन मिलाकर के प्लस हो जाएंगे, लैम्डा प्लस 1
2 प्लस लैम्डा माइनस ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 6 माइनस लैम्डा तो है ही है, ये 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। कितनी बात की है? अभी यहाँ पे कितना बचेगा? 6 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा प्लस 3 बचेगा। इस पे लगा देते हैं श्रीधराचार्य, तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 4ac यानी c3 अपॉन 2 माइनस का ये लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3 बचेगा ना अंडर रूट का अपॉन का 2, तो लैम्डा की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 प्लस आई रूट 3/2 और दूसरी वैल्यू माइनस का 3 माइनस आई रूट 3/2, ये हो जाएगी क्यों नहीं? एक तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज आ गई? एक तो लैम्डा वैल्यू आ गई 6, एक आ गया माइनस का 3 प्लस आई रूट 3/2 और दूसरी माइनस का 3 माइनस आई रूट 3/2, ऐसे हो जाएगा। यानी क्वेश्चन सिर्फ दो तरीके के देने वाला है, क्या कि एक तो तरीका ये कि कहेगा सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन क्या है? दो ही, या तो 0 हो जाएंगे पूरी तरह से, अगर रैंक हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ गई तो क्या सारे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन, सारे 0 0 हो जाएंगे। रैंक अगर हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गई तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वो मैंने बताया क्या ले लेते हैं, k ले लेते हैं, c1 c2 ले लेते हैं, इस तरह से कर देते हैं। फिर तीसरा क्या कहेगा कि हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो लैम्डा और x इन सब की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करेंगे? डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 कर देंगे और उससे हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन की भी सॉल्यूशन कर लिया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा गया अपने पास, कह रहा k के सारे केसेस जो हो सकते हैं उन्हें बताओ। मतलब कह रहा है कि एक बार सॉल्यूशन होगा, एक बार सॉल्यूशन 0 होगा, एक बार सॉल्यूशन क्या होगा? एग्जिस्ट कर जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। उन सारे केसेस में हमें k पता कर लो और k के अगर है तो सॉल्यूशन बता दो। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग इसका लिखते हैं ऑब्वियस वाला 2 3 k 3k प्लस 4 और यहाँ पे कितना है 1 k प्लस 4 4k प्लस 2 1 2k प्लस 1। अच्छा यहाँ पे 3k प्लस 4। अच्छा अगर किसी ने इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखी होती, इक्वेशन जो 1 है वो यहाँ पे लिखी होती, तो क्या सेहत को कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिख देते, इसको नीचे लिख देते, रो इंटरचेंज कर देते, तो रे इंटरचेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, रो इंटरचेंज करने में कोई फर्क नहीं भाई। इक्वेशन चाहे पहले लिख दो चाहे तीसरी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी क्या करते हैं, r3 को इंटरचेंज कर देते हैं r1 से, यानी 1 2 2k प्लस 1 ये 3k प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1k प्लस 4, यहाँ पे 4k प्लस 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3k, यहाँ पे 3k प्लस 4, ये हो जाएगा। ठीक, कितनी बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 में R2 माइनस R1 करते हैं, R2 क्या करते हैं? R2 माइनस R1 करते हैं। और R3 में R3 माइनस का 2R1 कर देते हैं, R3 माइनस कर देते हैं 2R1 कर देते हैं। तो ऐसा करने में क्या बचेगा? यहाँ पे यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पे 2k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3k प्लस 4। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे करोगे तो सोचो ये k प्लस 4 लिखा है, k प्लस 4 लिखा है, ये कितना लिखा है k प्लस 4 और इधर आ जाएगा माइनस का 2k माइनस का 2, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 2 माइनस का k, कितना बचेगा 2 माइनस का k बचेगा। क्लियर? फिर जब इसको करोगे तो इसको कितना बचेगा 4k प्लस 2 माइनस का 3 माइनस का 4, यानी k माइनस का 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा तो k माइनस में 2 है, k माइनस का 2, हाँ k माइनस का 2 लिखो। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3k माइनस का 2k प्लस 2, ये तो बचेगा। अच्छा यानी यहाँ पे k माइनस का, यहाँ पे कितना चाहिए k माइनस का 2, यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे पास आकर के 3k प्लस 4 था और एक सेकंड बच्चे,
हम लोगों ने 3k में से 2 इंटू यानी 2 मल्टीप्लाई करके किया ना, तो 4k माइनस 4 आना चाहिए ना यहाँ पे। तो भाई क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4k माइनस 4 यानी कितना बचेगा अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ये बचेगा तुम्हारे पास माइनस का 4 माइनस का 4, कितना बचेगा माइनस का 4 माइनस का, इतनी बात क्लियर है। अच्छा फिर उसके बाद क्या कर डाले हम लोग यहाँ पे आकर के, फिर इसमें देखो ये दोनों तो बराबर लिखे हुए हैं, तो यानी ये 3k प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 4 है ना, तो यानी क्या बचेगा माइनस का 3k प्लस 4, इतना बचेगा कितने बचेगा बोलो हाँ क्यों। अगर हम एक काम करते हैं क्या R3 में R3 माइनस इसको उठा के माइनस कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर देते हैं। R3 में R3 माइनस क्या कर देते हैं R2, तो 1 प्लस 2 k प्लस 1 3k प्लस 4 अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ 2 में k माइनस 1 लिखा ही था, ये k माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, माइनस 4 या माइनस 2 प्लस k ये इन दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ माइनस 6 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा पक्का, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने यहाँ पर। ओके पर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 3k प्लस माइनस का 4 है, और फिर यहाँ पे माइनस का k प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस का 4k और कितना माइनस 2 माइनस का 4k माइनस का 2। ओके अब देखो अगर हम k की जगह पे, क्योंकि उसने क्या बोला है ट्रिवियल सोल्यूशन में मतलब क्या हो जाएगा कि ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, यानी ये 0 ना होने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जो वैल्यू यहाँ आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाना है 6 अगर आ जाए तो उसको उठा के यहाँ पे माइनस कर देंगे, और जो वैल्यू यहाँ पे है उसको उठा के यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक अगर मान लो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो 2 रखने से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखने से कितना है 0 आ जाएगा, यानी ये एक रो तो 0 हो गई ना 2 रखने पर। ठीक और अगर हम लोग माइनस का 2 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे +4 और यहाँ पे कितना है -4 है ना, और यहाँ पे रख देते हैं -2 तब कितना हो जाएगा, देखो if k is 2 तो R2 becomes 0 है ना, R2 every element of R2 is 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रैंक ऑफ A लेस देन 3 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, पहली बात समय इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और k अगर हमारा नॉट इक्वल टू 2 होगा तो क्या हो जाएगा 0 सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में, कितनी बात क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक कल हम लोग अगला टॉपिक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैली-हैमिल्टन थ्योरम।